हेलो एवरीवन। तो आज हम जो है दूसरी वीडियो में सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को कवर करेंगे, हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे का। तो जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने इसमें कवर कर लिया था कि किस किस इसमें कौन से सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई थी और क्या इम्पोर्टेंट उसमें हमारे एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से क्वेश्चन बन रहे थे। तो जिस किसी ने पहली वीडियो ना देखी हो तो पहले वो पहली वीडियो देख ले, फिर उसके बाद दूसरी वीडियो ये जो आज थी उसे देखें। तो अब शुरू करते हैं। जो दूसरी वीडियो है उस पर हमारा जो एग्रीकल्चर जो हमारे सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर है, उसका जो भी योगदान है जीडीपी में उसका बताया गया है कि कितना प्रतिशत कौन सा क्षेत्र योगदान देता है रोजगार तथा जीडीपी में। तो हमारा हिमाचल प्रदेश का जो प्राथमिक क्षेत्र है वो सबसे अधिक रोजगार में सबसे अधिक योगदान देता है तथा जीडीपी में जीबीए में इसका योगदान सबसे कम है, क्योंकि एग्रीकल्चर में लोग सबसे ज़्यादा काम में लगे हुए हैं और इसका योगदान जीबीए में कम है। तो इसको आपको याद रखना है कि 13.94% जो है हमारा जीबीए में प्राइमरी क्षेत्र का योगदान है। औद्योगिक क्षेत्र का 41.98% और तृतीय का सबसे अधिक है जो है कि 44.08%। ये है सेवा क्षेत्र। इसमें जो भी गवर्नमेंट जॉब हैं और जो भी कोई अन्य क्षेत्र है वो इसमें ऐड होता है, तो इसलिए इसका योगदान जो है सबसे अधिक है। अब हम बात करेंगे कि नौकरियों में जो भी रोज़गार प्रदान किया जा रहा है उसमें सबसे अधिक योगदान किसका है। तो इसमें आपको कुछ दूसरा देखने को मिलेगा कि जिस प्राइमरी क्षेत्र जो है इसमें रोज़गार में सबसे अधिक रोज़गार दे रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में लोग सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। लगभग 80% लोग तो 58.71% लोग जो है रोज़गार प्राइमरी क्षेत्र से प्राप्त कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र से जो विनिर्माण क्षेत्र है उसमें 16.94% रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं और तृतीय क्षेत्र में 24.35% कवर करें। ये सब जो डाटा है वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का है। आपको ये याद रखना है कि पेपर में कौन सा ईयर मेंशन किया गया है जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिले। और ये जो क्वेश्चन है वो अभी प्रीवियस कोई भी जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें आ चुका है कि कितना % किस एरिया का क्षेत्र का योगदान है। और इस बार जो हिमाचल प्रदेश की वृद्धि दर है प्राथमिक औद्योगिक की वो कितनी प्रतिशत रही है इसका भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर ये जो डाटा है ये 2024 का है। इसे आपको याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र की -2.2%, औद्योगिक क्षेत्र की 9.3% और ये 7.4% जो है तृतीय क्षेत्र की है। देखो इसमें अब जो भी ये है ये चैप्टर, इसमें काफ़ी फैक्ट हैं कि जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसका सीधा सा यही है कि आपको जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करिए। रिवीजन करने के साथ साथ आपको इसमें आपको एक टेबल जैसा फॉर्म करना है कि जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे कि ये आ गया हमारा प्राइमरी, ये आ गया सेकेंडरी, ये आ गया टर्सरी। आपको बस इसमें सीधा सा लिखना है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट कितना दे रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट का इसमें लिख लो, रोज़गार का इसमें लिख लो। बस जैसे कि ये दे रहा है टर्सरी क्षेत्र दे रहा है एम्प्लॉयमेंट में कितना दे रहा है 4.35%। और जीबीए में ये जीबीए के लिए ले रहे हैं 4.408% ये दे रहा है जीबीए में। अब भारत जो है इसमें बताया गया कि इंडिया का भी योगदान, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का योगदान
प्राइमरी और सेकेंडरी क्षेत्र में कितना है, उसी तरह इंडिया का भी कंपैरिजन किया हुआ है। तो आप इसे बस देख लें एक बार कि कितना सा कौन सा योगदान दे रहा है। इसमें जो है अगर प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है जीबीए में इंडिया से हिमाचल प्रदेश से अधिक है, 13.94% जो है हिमाचल प्रदेश का है। तो यहाँ देखिए 20.97% एग्रीकल्चर का योगदान दे रहा है। योगदान प्राथमिक क्षेत्र एग्रीकल्चर उसमें अलाइड है और जो भी क्षेत्र है उसी में ऐड हो रहे हैं। तो देखो ये दे रहा है 20.97%। और इसी तरह आपको सेकेंडरी क्षेत्र और टर्शरी क्षेत्र का भी देखने को मिलेगा कि कितना योगदान कौन सा क्षेत्र रोजगार में दे रहा है तथा कौन सा ये भी डाटा जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का है। अब बस सेकंड जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। उसमें देखो आपको ये देखना है कि हर किसी चैप्टर में डाटा तो काफ़ी दिया हुआ है, आपको बस उसमें देखना है कि आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्या आ सकता है और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो है उसमें ये महत्वपूर्ण होता है कि आपको सब कुछ ना पढ़कर आप उसमें थोड़ा पढ़कर कैसे एग्ज़ाम को कवर कर सकें। तो अभी हम तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं कि तीसरे चैप्टर में हमारा जो भी है कि हमारा जो भी खर्च है, जिसमें हमारी खर्च क्या है और आय कहाँ से हो रही है उसका वर्णन किया हुआ है। तो जो भी हमारा हमारे कुल प्राप्तियाँ हैं उसमें जो है 25.5% योगदान जो केंद्र का रहता है। जो भी हमारा 100 रुपया है, मान लो हमारे पास 100 रुपया आ रहा है तो उसमें से 25.5% जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमें देगी, और जो कि 2021-22 की तुलना में 12.4% कम हुआ है। इसमें सिर्फ आपको ये रखना है 25.5% जो है योगदान दे रहा है हमारा केंद्र कुल प्राप्तियों में, और 12.4% की कमी हुई है कि जो कि 21-22 की तुलना में। कुल व्यय जो किया जा रहा है 22-23 में 53,413 करोड़ रुपए का व्यय किया जा रहा है, जिसमें से 79.95% राजस्व व्यय है। जो हमें राजस्व व्यय वो व्यय होता है कि जो हमें करना ही पड़ेगा, जैसे कि पेंशन हो गया, सैलरी हो गया, जिससे कि भी कोई भी हमारे एसेट क्रिएट नहीं होते हैं वो। तो 79.9% जो है हमारा कुल व्यय का राजस्व व्यय है। और जीडीपी का देख लें तो ये जो भी हमारा जो भी ये राजस्व व्यय है ना 9.95%, ये जीडीपी का है 20.59%। ये जो हमारी रकम है ये जीडीपी का कितना है 20.59%। और पूंजीगत व्यय वो व्यय होता है कि जिसमें से हमारे पास एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं और वो भविष्य में हमें और आय अर्जित करने में मदद कर रहे हैं। तो वो है 9.74% जीडीपी कुल बजट का 9.74% है, और जीडीपी का 2.51% है। आपको बस इसमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा बजट कितना है और कितने पे जीडीपी का योगदान दे रहा है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में पहले कि 20.59% योगदान दे रहा है राजस्व व्यय जीडीपी का, और इसमें भी आपको 2.51% व्यय जो है जीडीपी का है। अभी एक सरकार के द्वारा महिलाओं के भागीदारी लोकतंत्र में बढ़ाने के लिए तथा उनका सशक्तिकरण करने के लिए उनके लिए एक जेंडर बजट पेश किया गया था, जो था 4302 करोड़ रुपए, जो महिलाओं के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत होगा, जिसमें से महिलाओं के लिए महिलाओं पर खर्च किया जाएगा, जिसमें से हमारा कुल प्रतिबद्ध व्यय है। हमारा जो भी बजट है ना टोटल कितना था 53
413 करोड़ रुपए। उसमें से जो कुल प्रतिबद्ध व्यय है, प्रतिबद्ध व्यय में वो आता है जो पेंशन हो गया, सैलरी हो गया, जो हमें देने पड़ रहे हैं, वो हो गया 56.9%, 56.9%। और जीडीपी का 44.6%। बस आपको ये इतना पता होना चाहिए, छोटा सा पता। और जो भी हमारी राजस्व प्राप्तियां हैं, जो भी हमारे राजस्व प्राप्त हो रहा है, जीडीपी का कितना है, 18.32%। और जीडीपी का ऋण के रूप में हमारा टोटल जो जीडीपी है उसका ऋण के रूप में कितना प्रतिशत योगदान है, तो 37.02% योगदान है। आपको पूछे कि 2019 में कितना था, तो वो था लगभग 40 दशमलव समथिंग प्रतिशत था। उसमें 40% के पास था, 40.02 3% के आसपास था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इम्पोर्टेंट मार्क कर लें इसको, कि जीडीपी के ऋण के रूप में कितना है, तो 37.02%। और हमारा जो भारत है, इंडिया जो है, विश्व में पीएचडी जो भी फिलोसफी ऑफ इसमें करते हैं, मास्टर फिलोसफी करते हैं इसमें सब्जेक्ट में, उनको प्रदान करने में विश्व में भारत जो है तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर यूएसए है और दूसरे स्थान पर चीन है पीएचडी प्रदान करने में। इसे देख लें आप, क्योंकि ये पहली बार ही मेंशन किया हुआ है इसी बजट में, तो आ सकता है किसी एग्ज़ाम में। और अनुसंधान, जैसे कि सरकार अनुसंधान और नवाचार जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो सरकार R&D पर काम कर रही है। तो कुल जो भी हमारा टोटल बजट है ना, 53,413 करोड़, उसका 2.09% जो है वो हमारा R&D पर खर्च किया जा रहा है, जो कि जीडीपी का ये जीडीपी का है। टोटल हमारी जो भी जीडीपी है ना, उसका 0.54% है। अब आपको एक प्रश्न आ सकता है कि सरकार जो भी R&D पर खर्च कर रही है, 2019 में हिमाचल प्रदेश का पूरे इंडिया में नंबर 1 पर थी R&D पर खर्च करने के लिए, R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करने के लिए। इंडिया 2019 में हिमाचल प्रदेश जो था इंडिया में टॉप पर था। वो था जीडीपी का 0.6% योगदान जो था R&D पर दिया जा रहा था खर्च करने के लिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होगी। हमारा चैप्टर 2 और 3 भी इसी वीडियो में हम कंप्लीट होगा। पहला हम कर चुके हैं, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे, जो भी एग्ज़ाम से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।